में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन राकेश यादव पप्पू जी, राम शब्द चौहान जी, जिन्होंने शुरुआत में ही बहुत ही अच्छे यादव जी, राम शब्द यादव जी, जिन्होंने अपने शब्दों से और जो गीत की प्रस्तुति किया, निश्चित रूप से जो हम लोगों का उद्देश्य है उसी पर आपने गीत की प्रस्तुति किया था। रामाज्ञा यादव जी और तमाम कलाकार इस क्षेत्र के आपके बीच में हैं और सबकी गीत होगी। आज सामाजिक न्याय की बात हम आपके बीच में करने के लिए क्यों आए और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल इसका है, देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो रहे हैं, लेकिन आज भी सामाजिक न्याय की बात अगर आपके बीच में उठ रही है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर इसकी आवश्यकता है और समाज में कुरीतियां जरूर है। कांग्रेस का झंडा लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। सवाल उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आजाद भारत के पहले रानी के पेट से ही राजा हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो उस संविधान के माध्यम से इस देश के कोने कोने में निवास करने वाले गरीब से गरीब व्यक्ति, रानी हो या मेहतरानी हो या पटरानी हो, तीनों को एक समान मताधिकार का अधिकार मिला, जिसके माध्यम से गरीब का बेटा भी इस देश की सर्वोत्तम कुर्सी पर बैठने का काम करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो राजा पैदा करने वाली रानी हुआ करती थी, उसके पेट का ऑपरेशन कर दिया लोकतंत्र को ला करके। अब वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वह जनता के वोट से पैदा होगा। वो आपके घर का भी हो सकता है, वो हमारे घर का भी हो सकता है, वह इस देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के घर का भी हो सकता है, लेकिन उसको चुनने का अधिकार केवल आपको है। इस देश में सामाजिक न्याय की बात क्यों की जा रही है? यह देश ऐसे पाखंडियों के हाथ में चल रहा है जहां कुत्ते का छुआ हुआ, कुत्ते का जूठा बर्तन में खाना खाने के लिए वो तैयार है, लेकिन इस हिंदुस्तान के उस मूल निवासियों के हाथ का छुआ हुआ पानी भी पीने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय की बात को लेकर के हम आपके बीच में आए। यह देश का संविधान समता मूलक समाज की स्थापना करने की बात करता है, देश में भाईचारा को स्थापित करने की बात करता है, देश के संविधान में नारी के सम्मान की बात होती है, देश के संविधान में किसान के बेटे को पढ़ने का अधिकार मिलता है, दलित के बेटे को पढ़ने का अधिकार मिलता है, शोषित वंचित समाज के लोगों को अपनी आवाज को उठाने का अधिकार मिलता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से संविधान को खत्म करने का जो एक साजिश कर रही है, उस संविधान को बचाने के लिए हमारे देश के महानायक जननायक राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया और 4500 किलोमीटर पैदल चल करके इस देश की दर्द को समझने का काम किया है। इस देश में कौन सी असली पीड़ा है? लोगों का कहना था कि राहुल गांधी जी एसी में रह करके देश की जनता की वो बात समझते नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात को साबित कर दिया मोची के साथ बैठ करके, जूता बना करके, बढ़ई के कारपेंटर के साथ लकड़ी का कारोबार करके
मिस्त्री के साथ चूनाकली करके कि कितनी मेहनत से वो पैसा कमाता है, वो असली देश के नायक बनने के रास्ते पर। इसलिए हम आपके बीच में आए। सवाल यह है कि जो एक ताना बाना है इस देश का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ मिलकर के इस देश को सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस देश की सरकार ही इस ताना बाना को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की बात करती है। मुझे परहेज नहीं है हिंदू राष्ट्र, मुझे इस बात का कोई दिक्कत नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो मनुस्मृति इस बात का अधिकार नहीं देती है कि इस देश का गरीब का बेटा स्कूल जा सके, इस देश का बेटा नौकरी कर सके, इस देश का बेटा अपने घर पे अपनी गाड़ी कमाई को रख सके, ऐसे संविधान से डर है इस देश को। अगर ये लोग अपने चाल में कामयाब हो गए तो निश्चित रूप से यह देश बर्बादी के रास्ते पे चला जाएगा। इसलिए हम लोगों को आपके बीच में आना पड़ा। ये हमारा कोई वोट मांगने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता, इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके देश, आपके बच्चों का भविष्य, आपके इस क्षेत्र का भविष्य, इस देश के किसान मजदूर माताओं बहनों का भविष्य संविधान में निहित है। और संविधान को बचाने के लिए हमको आपको जात पात को छोड़ करके, क्षेत्रवाद को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके संविधान को बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आपके बीच में आए, क्योंकि ये जो राजा आपका वर्तमान समय में है उसके लिए एक बात कहना आवश्यक है। मैंने एक छोटे से किताब में पढ़ा था कि हिटलर अपने संसद भवन में जाता है, एक जिंदा मुर्गा को पकड़ लेता है और संसद की तरफ आ रहा है। तो उस संसद में बैठे हुए सारे संसद के लोग ये देख रहे थे कि राजा हिटलर एक जिंदा मुर्गा को पकड़ा है और एक एक पंख उसका नोचते हुए आ रहा है, एक एक पंख नोचते हुए आ रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिटलर क्या कर क्या रहा है। तब उस हिटलर ने उस जिंदा मुर्गा को जमीन पे पटक देता है और उसको कुछ चारे डाल देता है। चारा खाने के बाद मुर्गा को लगता है कि ये सबसे बड़ा हितैषी हमारा है। अब वो हिटलर जिधर जिधर जाता है मुर्गा उधर उधर जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के वर्तमान सरकार ने आपको 5 किलो राशन देने का काम किया, आपके बच्चों का भविष्य छीन करके आपको 6,000 रुपया किसान निधि के नाम पर देने का काम किया, आपका गेहूं का रेट घटा दिया, आपके खाद का रेट कम कर दिया, रेट बढ़ा दिया। इसलिए हम आपके बीच में आए हुए। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आपके बीच में वो ऐसे आरएसएस के लोग ऐसी बीज डालते हैं, वो कहेंगे कि सरकारी नौकरियों पे तो केवल यादवों का कब्जा हो रहा है। जब चौहान बस्ती में जाएंगे तो कहेंगे यादव कब्जा कर रहा है, यादव बस्ती में जाएंगे तो कहेंगे चौहान राजभर कब्जा कर रहा है, जब पासवान बस्ती में जाएंगे तो वो कहेंगे कि चमार सरकारी नौकरियों पर, सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर रहा है। इस तरीके से इस देश को बांट कर गुमराह करके देश की सत्ता पे बैठने का काम कर रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान साथियों, आपको सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए हम राहुल गांधी जी के संदेश को, प्रियंका गांधी जी के संदेश को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं कि आप सामाजिक न्याय की बात करो। हम बात करते हैं देश के संविधान की, वो बात करते हैं पाकिस्तान की। हम बात करते हैं नारी सम्मान की, वो बात करते हैं कब्रिस्तान की और शमशान की। हम बात करते हैं प्रतिव्यक्ति आय की, वो बात करते हैं गाय की। हम बात करते हैं देश के संविधान की, वो बात करते हैं गीता और कुरान की। उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। ऐ मेरे नौजवान साथियों, ऐ मेरे किसान भाइयों, आपको इस बहुरूपियों से सावधान होने की आवश्यकता है। और ये सूट बूट की
करते हैं और सब चुने जाते हैं तो वही संसद की चौखट पर माथा रगड़ करके कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का संविधान नहीं होता तो हम इस देश की सर्वोत्तम कुर्सी पे नहीं बैठ पाते। और बैठने के बाद सबसे पहले उनका अगर प्रहार होता है तो संविधान को खत्म करने का प्रहार होता है और आपको बांटने का, भाईचारा को खत्म करने की बात होती। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। सामाजिक न्याय का मतलब केवल एक साथ उठना बैठना खाना नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है आर्थिक भी बराबरी हो, सामाजिक बराबरी हो, खेती बाड़ी की बराबरी हो, जल जमीन और जंगल पे सबका अधिकार हो, तब जाकर के सामाजिक न्याय हम कर पाए। इन तमाम संदेशों को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए। इसलिए मैं आप सबसे इस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में एक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आने वाले कल में आपको विचार करके इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी जी ने अभी तो कुछ दिनों पहले घोषणा कर दिया है कि आने वाले कल में यदि हमारी सरकार बनती है तो संगठन और ओबीसी और एससी के हाथों में देने का काम करेंगे, क्योंकि कुछ त्रुटियां हुई थी। महान इसीलिए कहा जा रहा है, महानायक इसीलिए कहा जा रहा है, जब त्रुटियां हुई थी तो राहुल गांधी जी नहीं थे राजनीति में। उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे लोगों से कुछ त्रुटियां हुई हैं जिसका संशोधन हम करने जा रहे हैं। आज आवश्यकता कांग्रेस के साथ खड़ा होने के लिए इसलिए है कि जो छोटे छोटी पार्टी हैं, जो समाजवादी पार्टी हो या और कोई छोटी तमाम पार्टियां हैं, वो आपको केवल भेजने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार हिंदुस्तान की नहीं बन सकती है, वो केवल अपने आप अपने वोटरों को बेचने का काम कर सकते हैं, आपके साथ खड़ा होने का काम नहीं कर सकते हैं। अगर भारत की सरकार कोई बनाएगा तो वो कांग्रेस कमेटी के लोग बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुशहाल हो, आप चाहते हैं कि आपके महिलाओं की सुरक्षा हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को सरकारी पक्की नौकरी मिले। आज आपने देखा कि सरकारी संस्थाओं पे आरएसएस का कब्जा है, सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है और ठेकेदारी प्रथा को लागू करके जब सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो हम किस आरक्षण की बात करेंगे। जब सरकारी संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो आपके बच्चों को नौकरी कहां से मिलेगी। आप 25,000 विद्यालय इस प्रदेश के बंद होने जा रहे हैं, इसमें किसका सबसे बड़ा नुकसान है। कांग्रेस के लोगों ने प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल बना करके एक माहौल बनाया था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, लेकिन यह सरकार आपको धर्म का नशा खिला करके आपको नशेड़ी बनाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पर धंधा चला रही है, इस देश को बर्बाद करने जा रही है। क्योंकि धर्म के नाम पर कभी वैज्ञानिक नहीं पैदा किया जा सकता है, धर्म के आधार पर कभी इंजीनियर नहीं पैदा किया जा सकता है। धर्म केवल आपको अनभक्त बना सकता है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बना सकता है। इसलिए आपको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और जब संविधान को पढ़ेंगे तो आपका बच्चा नौकरी पाएगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, इस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए आवश्यकता है संविधान को बचाने की। बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत देर से आप सभी लोग बैठे हैं। आप सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए, इस क्षेत्र के सारे लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए आपके प्रधान प्रतिनिधि छोटेलाल भारती जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने इतना समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं आपको कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा एक दो लाइन की बात कह करके। एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, उस जंगल के सारे बड़े जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो उस जंगल से भागने लगते हैं। एक छोटी सी पक्षी समुद्र से पानी ला करके उसमें गिरा रही है। भागने वाले पक्षी इस बात को उससे पूछते हैं कि अरे तुम इतनी छोटे एकड़ों में पानी ला रही हो, इससे आग कैसे बुझ सकती है। तब उसने जवाब दिया
कि ऐ गद्दारों, जब तुम इस वतन का हवा लिए, जंगल की छाया लिए, फल खाए, औषधियां प्राप्त किया, और जब वो जलने लगा तुम इसको छोड़ करके भाग रहे हो, तो कभी जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। और मैं इसको बुझाते बुझाते अगर कुर्बानी दे जाऊंगी, मेरी हत्या, मेरा प्राण चला जाएगा, तो मेरा इस नाम, इस देश की रक्षा करने में शहीदों में नाम लिखा जाएगा। अरे मेरे नौजवान साथियों, आओ इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम क्रांति की राह पर चल पड़े हैं।